हमारे आज के जो रिसोर्स पर्सन हैं वे हैं प्रोफेसर सीपीएस चौहान जी, जिनका नाम शिक्षा जगत में खुद एक हस्ताक्षर के रूप में जाना जाता है। आप शिक्षा जगत में अपनी विद्वता के कारण प्रसिद्ध हैं। आप भारत न केवल भारत अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति प्राप्त विद्वान हैं। आपने अ, अपने शिक्षा संबंधी ज्ञान द्वारा, अपने विद्वत्ता द्वारा, अपने वैदुष्य द्वारा आपने विभिन्न संबंधित संस्थाओं को सम्मानित गौरवान्वित किया है, जिसमें मुख्यतः एनसीईआरटी, जिसमें आप जूनियर रिसर्च फेलो के रूप में जुड़े रहे हैं। आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हेड और प्रोफेसर और डीन रहे हैं, जहां आपने शिक्षा के साथ साथ सोशल साइंस डिपार्टमेंट में भी आप एज ए डीन वहां पर रहे हैं। साथ ही साथ आपने एज ए लेक्चरर बीएचयू में अपनी सेवाएं दी हैं। यूजीसी में के अभी वर्तमान में भी आप कई जगह पर यूजीसी के गवर्निंग बोर्ड्स के नॉमिनी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और शिक्षा जगत में जुड़े हुए हैं। आपने अपनी वैदुष्य से 6 पुस्तकों का और 50 से अधिक रिसर्च पेपर का और इग्नू के लिए मॉड्यूल्स के रूप में स्टडी मटेरियल का भी जो है आपने निर्माण किया है। साथ ही साथ यूजीसी, एनसीईआरटी, एनआईओएस, एनसीटी, इग्नू, नीपा, यूपीएससी और विभिन्न सम्मानित संस्थाओं को आपने अपने वैदुष्य से सम्मानित किया है, गौरवान्वित किया है। साथ ही साथ आपने क्यूबा, जापान और यूएसए में भी अपनी वैदुष्य का प्रकाश फैलाया है। आपके बारे में कहना के लिए बहुत कुछ है, परंतु मैं केवल 4 लाइनों में समअप करना चाहूंगा। जो है चंद्र शिक्षा जगत में जिनकी आभा चांदनी समान, जो है चंद्र शिक्षा जगत में जिनकी आभा चांदनी समान, जिन्होंने बांटा है सदैव अपना अनुभव एवं ज्ञान, जो हैं शिक्षा जगत के मूर्धन्य विद्वान, आज हमारे विषय विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर सीपीएस चौहान। प्रोफेसर सीपीएस चौहान, आदरणीय चौहान साहब, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अब आप हमें सैंपल और सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में हमारा मार्गदर्शन करें। थैंक यू सर सीपीएस चौहान जी। तो देखिए, टॉपिक आपके पास आ ही गया, टुवर्ड्स बेटर सैम्पलिंग इन रिसर्च। और इसमें ये जो पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे वो अभी देखिए ये है। इसकी जरूरत क्या है, सैम्पलिंग की नीड एंड सिग्निफिकेंस, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, पॉपुलेशन सैंपल, सैम्पलिंग फ्रेम, यूनिट्स एंड रेंडमनेस। इसके बाद एक अच्छे सैंपल की क्वालिटीज क्या है ये डिस्कस करेंगे, और सैंपलिंग की 2 मेजर अप्रोचेस हैं उनके बारे में बात करेंगे, और फिर जो वेरियस मेथड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद कुछ और बातें इससे रिलेटेड चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। यह है कि पहली बात तो यह है कि सैंपल की जरूरत क्या पड़ती है। देखिए, बहुत सारी रिसर्च स्टडीज में हमें पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करना पड़ता है। अब क्योंकि पॉपुलेशन पूरी स्टडी नहीं की जा सकती, इसलिए उसका एक छोटा सा हिस्सा लेके उसको करते हैं, और ये चीज हम लोग डेली लाइफ में भी बहुत करते हैं। इवन हम जब किचन में कुछ काम करते हैं तो चावल पक गया ना नहीं पक गया, तो 2 चावल देखते हैं और उनको देखकर ये अंदाजा लगाते हैं कि पूरा लॉट पका या नहीं पका। तो ये चीज है, डेली लाइफ में भी हम बहुत करते हैं। तो सैंपलिंग कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो कुछ हमारे लिए नहीं हो, रोजाना हम ये चीजें करते हैं। पूरी जो पॉपुलेशन होती है किसी भी चीज की, उसको स्टडी करना मुश्किल होता है और उसकी जरूरत भी नहीं होती, और कभी कभी वो बहुत एक्सपेंसिव भी हो जाता है। तो इसलिए हम लोग, और सैंपल कभी कभी बहुत बड़ा होता है, इनफाइनाइट होता है कभी कभी, तो उसमें उससे काफी मुश्किल होती है। तो इसलिए हम एक छोटा सा सैंपल लेते हैं, जिससे टाइम की बचत होती है और कॉस्ट की भी बचत होती है और इफर्ट्स की भी बचत होती है। हमें बहुत ज्यादा इफर्ट नहीं करने पड़ते, टाइम भी कम लगता है और कॉस्ट भी ज्यादा नहीं आती, और उससे किसी पर्पस का लॉस नहीं होता, उद्देश्य का लॉस नहीं होता, और एक्यूरेसी भी रहती है। एक मिनट सर। हेलो, हाँ नमस्ते। अरे गुंजन को, अरे मैं वेबिनार में हूँ, बाद में बात करना है।
कुंजन का फोन आ गया, सॉरी साहब, टेलीफोन कॉल दूसरा आ गया था। कोई बात नहीं सर। हाँ, ये बड़ी दिक्कत है इसमें, इसलिए मैं फोन पर नहीं रखता हूँ, नहीं तो बहुत डिस्टर्ब होता है। ठीक है साहब, तो ये हम डिस्कस करेंगे। और ये नेक्स्ट उसमें चलते हैं। हाँ देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट इसकी 3-4 है, वो हम पहले बात करें। पहली चीज होती है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होती है वैसे तो सब जानते हैं। इट मीन्स अ लार्ज ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पर्सन्स, यूनिट्स और एनीथिंग in its entirety having at least one common property। ये बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पॉपुलेशन, वी डिफाइन ए पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रॉपर्टी। कोई भी पॉपुलेशन है उसको हम उसकी प्रॉपर्टीज की टर्म में डिफाइन करते हैं, और कम से कम जितने एलिमेंट्स हैं सब में एक कॉमन प्रॉपर्टी कम से कम होनी चाहिए। पॉपुलेशन फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है, और हाइपोथेटिकल भी हो सकती है, जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती, और ऐसी भी है जो एग्जिस्ट करती है। सैंपल उसका हिस्सा होता है, ये सब जानते हैं, और वो ऐसा हिस्सा होता है जो कि पूरी जो पॉपुलेशन है उसका एक रिप्रेजेंटेटिव पार्ट होता है, उसका क्रॉस सेक्शन होता है। अब एक टर्म और इसमें सैंपलिंग फ्रेम। एक्चुअली होता क्या है कि हमारी, मान लीजिए एक बड़ी पॉपुलेशन है, और उसमें हम, जैसे मान लीजिए स्कूल के बच्चों की हमारी पॉपुलेशन है, एक सिटी में बहुत सारे स्कूल है, और उन्हीं के बच्चों की हमारी पॉपुलेशन है। तो हम हर स्कूल में नहीं जाते, हम क्या करते हैं कि कुछ स्कूल छांट लेते हैं, तो जो, और फिर उन्हीं में से हम सैंपलिंग करते हैं, उन्हीं स्कूलों में। तो वो जो स्कूलों, जो छठे हुए स्कूल हैं, उसको ही हम, उसको कहते हैं सैंपलिंग फ्रेम, यानी वो फ्रेम जिससे हम एक्चुअली सेलेक्ट करते हैं। तो इस तरह का, तो यह है, इट इज ए स्पेसिफिक रिसोर्स मटेरियल फ्रॉम विच सैंपल इज ड्रॉन, सच एज लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे स्टूडेंट्स की कोई लिस्ट हो, उसमें से हम रेंडमली ड्रॉ करते हैं, तो वो, उसको कहते हैं फ्रेमवर्क। तो जो रिसोर्स मटेरियल हमारे पास होता है और जिसमें से हम एक्चुअली सिलेक्शन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं सैंपलिंग फ्रेम। और एक ड्रॉ में जो हम एलिमेंट ड्रॉ करते हैं उसको कहते हैं सैंपलिंग यूनिट। देखिए, अगर हम एक इंडिविजुअल ड्रॉ करेंगे तो एक इंडिविजुअल सैंपलिंग यूनिट होगा, और अगर हम एक क्लस्टर ड्रॉ करते हैं, पूरा ग्रुप एक साथ, तो वो क्लस्टर फिर हमारी सैंपलिंग यूनिट होगी। तो सैंपलिंग यूनिट का मतलब ये है कि एक बार में ड्रॉ किया हुआ जो भी यूनिट है उसको सैंपलिंग यूनिट कहते हैं। और एक चीज होती है इसमें रेंडमनेस। रेंडमनेस का मतलब ये है कि इट्स ए प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ए पॉपुलेशन विदाउट एनी ऑर्डर। इट इंडिकेट्स कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑर्डरलीनेस, किसी ऑर्डर में नहीं। रेंडम का मतलब ये है अनसिस्टमेटिक, प्योरली अनसिस्टमेटिक, जिसमें यह पता नहीं होता कि एक एलिमेंट हमने सेलेक्ट किया तो दूसरा कौन सा आएगा, ये पता नहीं होता। तो इस तरह के उसको कहते हैं हम रेंडमनेस। अब आता है क्वालिटीज ऑफ ए गुड सैंपल। एक अच्छे सैंपल की क्वालिटी होनी चाहिए। वैसे तो दो मेन है, एक तो है रिप्रेजेंटेटिवनेस। इसमें है कि जो भी हमारा सैंपल है उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स वही होनी चाहिए जो पॉपुलेशन की है। या हम ये कहें, इट शुड बी ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन विच रिप्रेजेंट्स ऑल टाइप्स ऑफ यूनिट्स और ग्रुप्स इन द टोटल पॉपुलेशन इन फेयर प्रोपोर्शंस। ये है, यानी उसका एक क्रॉस सेक्शन हो, सारी ट्रेड सैंपल में भी वही हो जो कि पूरी पॉपुलेशन है। तो इसका ये रिप्रेजेंटेटिव एक्चुअली ये अच्छे सैंपल की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। ये रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। अगर सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा तो जो हमारे रिजल्ट्स आएंगे वो डिपेंडेबल नहीं होंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद होता है, दूसरी चीज है एडिक्वेसी। यानी एडिक्वेसी मीन्स एडिक्वेसी इन साइज। ये बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी लार्ज इनफ टू रिप्रेजेंट द यूनिवर्स प्रॉपर्ली एंड प्रोवाइड स्टैटिस्टिकल स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी विद स्मॉल सैंपलिंग एरर्स। यानी सैंपलिंग एरर्स कम से कम हो, और सैंपलिंग एरर कम से कम तब होगी जब सैंपल बड़ा होगा, क्योंकि सैंपलिंग एरर और सैंपल साइज इन दोनों में बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा भी नहीं। इट शुड बी कमेंसुरेट विद द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन फाइनाइट है तो उसके साइज के हिसाब से होना चाहिए।
वैसे रूल ऑफ थंब ये है कि अगर हम कोई एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे हैं, मान लीजिए, तो उसमें होना चाहिए 30 का सैंपल, 30 मिनिमम 30 होना चाहिए। और अगर हम कोई और स्टडी कर रहे हैं, यानी लार्ज स्केल स्टडी सर्वे वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें बड़ा होना चाहिए सैंपल, 400-500 कम से कम, लेकिन ये शुड बी रिप्रेजेंटेटिव, ज्यादा इंपॉर्टेंट, रिप्रेजेंटेटिवनेस जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साइज भी इंपॉर्टेंट, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। छोटे, क्योंकि छोटे सैंपल पर सैंपलिंग एरर ज्यादा होगा, उससे अच्छे रेट नहीं आएंगे। तो ये जो दोनों प्रॉपर्टीज हैं, देखा जाए तो ये दोनों एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि सैंपल अगर बड़ा होगा तो वो अपने आप रिप्रेजेंटेटिव होता जाएगा। जितना हम सैंपल साइज बढ़ाते जाएंगे उतना उसकी रिप्रेजेंटेटिवनेस बढ़ती जाएगी। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं। चलिए साहब नेक्स्ट। हाँ, देखिए, दो तरह की सैंपलिंग टेक्निक्स मानी गई हैं और इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक। तो सैंपलिंग टेक्निक दो तरह की है मेनली, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी जो सैंपलिंग है, इनमें जो मेन एलिमेंट है वो है रैंडम सिलेक्शन। जहां भी रैंडम सिलेक्शन की बात आती है तो हम कहेंगे ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। और रैंडम सिलेक्शन ऑफ यूनिट, ईच एलिमेंट हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग ड्रॉन, ये कहते हैं उसको रैंडमनेस। और एक ये है कि एक एलिमेंट जब ड्रॉ करते हैं तो दूसरा कौन सा एलिमेंट आएगा ये पहले से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, यानी सक्सेसिव एलिमेंट्स का जो ड्रॉ है वो प्रिडिक्टेबल नहीं, तो इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। इसमें जो मेन बात है, इसमें सैंपलिंग यूनिट्स आर नॉट सेलेक्टेड रैंडमली, इसमें रैंडमनेस नहीं होती। इट इज सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द रिसर्चर। जैसे हम या तो वॉलंटरली जो अपने आप को ऑफर करें, हम उनको सेलेक्ट कर लें, या जो इजीली आसानी से कन्वीनियंटली अवेलेबल हो उनको ले लें, या जो हमारे रिसर्च के पर्पस को डायरेक्टली सर्व करता हो उनको ले लें। तो इस तरह के सैंपल में ये नॉन रैंडम अप्रोच है, तो इसमें रैंडमनेस नहीं है। इसमें दो तीन चीजें हैं, या तो वो लोग जो कोऑपरेटिव हो और वॉलंटरीली अपने आप को ऑफर करें, आसानी से अवेलेबल हो, तो इस तरह की जो अप्रोच है उसको कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड। तो इस तरह से दो मेथड हुए, एक तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में कौन कौन सी चीज आती है। एक तो है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, ये उसी में आता है। एक है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग एंड मल्टी स्टेज रैंडम सैंपलिंग। तो ये चार तरह की सैंपल्स हैं, जो अप्रोचेस हैं जो आती हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक में। इसके बाद नॉन प्रोबेबिलिटी में है इंसिडेंटल, इसको एक्सीडेंटल भी कहते हैं, इसको या कन्वीनियंट सैंपलिंग भी कहते हैं। इसके दो तीन नाम है, इंसिडेंटल, एक्सीडेंटल एंड कन्वीनियंट सैंपलिंग। दूसरा है कोटा सैंपलिंग, एक है पर्पसिव सैंपलिंग एंड एक स्नोबॉल सैंपलिंग। ये चार तरह की जो सैंपलिंग मेथड्स हैं, इनको हम नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक में कैटेगराइज करते हैं। तो इस तरह से टोटल मेथड्स हैं ये 8 हुए। 4 हमने उसमें प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में लिए हैं और 4 जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में। अब देखिए, सिंपल रैंडम सैंपलिंग में देखिए, इसमें क्या करना होता है कि each sampling unit is picked up in such a way that each member of the population has an equal chance or equal probability of being included in the sample. बात बिल्कुल वही है कि once you draw one unit, the next unit to be drawn is not predictable. ये मेन बात है कि नेक्स्ट कौन सा आएगा वो आप कह नहीं सकते, क्योंकि कोई ऑर्डर नहीं है। तो इसलिए इक्वल प्रोबेबिलिटी है सबके आने की। तो ये रैंडम सैंपलिंग मेथड होता है।
Now, also, each of all possible samples of the same size has an equal chance or probability of being drawn. चलिए दोनों दो चीजें हैं, दोनों बात एक ही है कि कोई पूरी पॉपुलेशन है, इसमें जितने भी पॉसिबल सैंपल हो सकते हैं ऑफ ए गिवन साइज, मान लीजिए हमें 200 का सैंपल लेना है, तो पूरी पॉपुलेशन में से पॉसिबली जितने भी साइज 200 के सैंपल पॉसिबल हैं, उन सब का ड्रा करने का बराबर प्रोबेबिलिटी हो। तो ये भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक है सिंपल रैंडम सैंपलिंग की। लेकिन दोनों अगर देखें तो दोनों में एक ही बात है। मेन चीज ये है कि विच यूनिट विल बी ड्रॉन नेक्स्ट इज नॉट प्रिडिक्टेबल। ये आप कह नहीं सकते नेक्स्ट क्या आएगा। तो ये है तो इसके नॉर्मली दो तरीके होते हैं। एक तो आप रैंडम नंबर से ड्रॉ कर लीजिए। वन वे इज टू गिव ईच इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन इन नंबर ऑन एक लिस्ट तैयार कर लीजिए यानी, एंड देन यूज लिस्ट ऑफ रैंडम नंबर्स टू सेलेक्ट सम। और दूसरा वेल नोन लॉटरी सिस्टम, जिसमें हम क्या करते हैं कि हर पूरी पॉपुलेशन को एक अलग अलग पेपर्स पे नंबरिंग करके या नेमिंग करके पूरा मिक्सअप कर देते हैं और वन बाय वन फिर हम उसमें से पूरे लॉट में से सेलेक्ट करते हैं। इसको हम लॉटरी मेथड कहते हैं। ये तो हुआ सिंपल रैंडम सैंपलिंग। हाँ, एक बात इसमें समझ लीजिए, सोशल साइंसेस में हम जो ये देखते हैं कि आमतौर पर सभी लिखते हैं कि हमने रैंडम सैंपलिंग ड्रॉ किया, सिंपल रैंडम, जबकि ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। इसे मान लीजिए एक पूरे शहर के स्कूलों में से आप सैंपल लेना चाहते हैं, तो अगर आप थ्योरेटिकली सिंपल रैंडम सैंपलिंग लें तो उसमें ये अप्रोच होनी चाहिए कि पूरे बच्चों के, सारे शहर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एक लिस्ट तैयार करें और रैंडम नंबर से आप एक एक सेलेक्ट करें। तो एक बच्चा किसी स्कूल का आएगा, दूसरा किसी दूसरे का आएगा, तीसरा कहीं और से आएगा। तो सोशल साइंसेज में ये हम नहीं करते। तो बहुत सारी चीजें हम देखते हैं कि लोग ये लिख देते हैं कि रैंडम सिलेक्शन किया। रैंडम होता ही नहीं है, सोशल हो ही नहीं सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं, अनलेस सैंपल इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा सा लिमिटेड एरिया में वो तो हो सकता है, वरना वैसे सोशल साइंस में नहीं होता। चलिए आगे स्टडी 5 दूसरा। कभी कभी पॉपुलेशन ऐसी होती है कि हम उस पूरी पॉपुलेशन को किसी खास वेरिएबल के बेसिस पर होमोजेनियस ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, तो किसी भी सोसाइटी में पूरी समाज को हम सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। हाई एससीएस, मिडिल एससीएस एंड लो एससीएस फॉर एग्जाम्पल। और जरूरी नहीं कि उसमें प्रोपोर्शन बराबर हो। जैसे अगर अपनी इंडिया की बात करें तो अगर हाई एसएस की बात, एससीएस की बात करें तो हार्डली 5% लोग। अगर हम हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस माने तो 5% 10% ज्यादा होंगे। और मिडिल क्लास भी बहुत ज्यादा नहीं है, हार्डली 20% है हमारे यहाँ। और बाकी पूरा 70-75% हमारे यहाँ लोअर में आता है। तो इस तरह से अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग ये हो सकता है। लेकिन मेन बात यह है कि पूरी पॉपुलेशन किसी वेरिएबल पर होमोजेनियस ग्रुप में उसे डिवाइड कर सकते हैं। आइडिया यह है कि जब फाइनल सिलेक्शन हम करें सैंपल का, तो हर ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। हर ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन प्रोपोर्शनल हो या ना हो, ये एक अलग इशू है और इसके बारे में अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीज लिखी। कई तो कहते हैं प्रोपोर्शनल होना जरूरी है, कई कहते हैं प्रोपोर्शनल होना जरूरी नहीं है। लेकिन ये बात तो बिल्कुल साफ है कि अगर प्रोपोर्शनल हो तो ज्यादा अच्छा। मान लीजिए टॉप क्लास हमारे यहाँ, टॉप एससीएस क्लास हमारे यहाँ 5% है, तो सैंपल में भी 5% यूनिट्स वहां से होनी चाहिए। मिडिल क्लास हमारे मान लीजिए 20%, तो सैंपल में 20% यूनिट्स वहां से होनी चाहिए और बाकी जो 75% है वो लोअर में से होना चाहिए। तो प्रोपोर्शनल हो तो वो ज्यादा अच्छा होता है, ये कहा जाता है। तो इस तरह से हम हर ग्रुप में से
हर अच्छा एक ग्रुप को हम कहते हैं स्टेटा, स्टेटम, STRATEUM, स्टेटम माने ए सेक्शन of the group of the population which has been divided, which has been identified on some basis, इसी बेसिस पे उसको आइडेंटिफाई किया गया है ये। और ये जो once you have divided the population into in terms of stratum, strata, then from each homogeneous group, from each stratum, sub-samples are drawn at random. देखिए randomness यहाँ आ गई इसमें, जब आप हर ग्रुप से प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ यूनिट्स ड्रॉ करते हैं तो वो प्रोसेस रैंडम होती है, और इसीलिए इसका नाम है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, इसको स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग भी कहते हैं। तो इस तरह से हम इसको, और ये रिप्रेजेंटेटिव होती है। अगर हम वैसे हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब बेसिक पॉपुलेशन किसी ट्रेट के आधार पर डिवाइडेड है तो शक ये रहता है कि शायद रैंडम सैंपलिंग के से जो सैंपल आएगा वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं हुआ। ये पॉसिबल है कि किसी एक ग्रुप से बहुत ज्यादा लोग आ जाए और किसी दूसरे ग्रुप से बहुत कम लोग आ जाए, इसलिए हम ऐसी स्थिति में स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग इस्तेमाल करते हैं जहां किसी पॉपुलेशन को किसी वेरिएबल के आधार पर ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। अच्छा, ये नीचे लिखा हुआ है सैंपल इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग रैंडम और सिस्टमैटिक सब सैंपल्स फ्रॉम ईच स्टेटम, नॉट नेसेसरली प्रोपोर्शनल टू ट्रेंड। ये नॉट नेसेसरली लिखा हुआ है क्योंकि कुछ बुक्स में ये मिलता है कि स्टेट में होना जरूरी नहीं, लेकिन अच्छा यही होगा कि वो प्रोपोर्शनल हो, तभी ये प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होगा। स्ट्रेटिफिकेशन से क्या होता है कि जो सैंपल है वो ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है, और ये माना जाता है कि ऐसे केसेस में ये सिंपल रैंडम सैंपल से बेहतर होता है। अब है एक सिस्टमैटिक सैंपलिंग टेक्निक, इसको हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में इंक्लूड करते हैं। अच्छा, कुछ बुक्स में हमने ये भी देखा कि कुछ बुक्स में इसमें ये भी लिखा है कि इसको सिस्टमैटिक में इसको प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में इंक्लूड नहीं कर सकते। तो अपने अपने आर्गुमेंट लोग दे रहे हैं, अलग अलग मैंने ऑथर्स, कुछ ये कहते हैं कि नहीं ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, कुछ कहते हैं ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग नहीं है, ये नॉन प्रोबेबिलिटी है, लेकिन हमने इसको प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग नहीं माना है। Now, probability it is a probability sampling in which units are selected according to a random starting point and a fixed periodic interval, which is calculated by dividing the population size into desired sample size. देखिए ये कब पॉसिबल है, देखिए ये कब जरूरत पड़ती है इसकी, ये जब पूरी पॉपुलेशन किसी ट्रेट के बेसिस पर ऑर्डर्ड हो। ये बात इसमें इंपॉर्टेंट है, किसी कंट्रीज के बेसिस पर वो ऑर्डर्ड है, उसमें ऑर्डर है। जैसे मान लीजिए किसी स्कूल से आपको सैंपल लेना है, हाइट में किसी पॉपुलेशन में बहुत वेरिएशन है और हम पूरी पॉपुलेशन को हाइट के ऑर्डर में लिस्ट कर लेते हैं और सैंपल साइज हम डिसाइड करते हैं। मान लीजिए हम 200 का सैंपल लेना चाहते हैं और पॉपुलेशन फाइनाइट है। एक्चुअली सिस्टमैटिक सैंपलिंग जो है ये मान के चलती है कि पॉपुलेशन इनफाइनाइट नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट होगी तो मुश्किल होगी। ये पॉपुलेशन फाइनाइट है, ऑल्दो इट मे बी लार्ज, पॉपुलेशन बड़ी हो सकती है लेकिन ये फाइनाइट है। मान लीजिए हम 200 का सैंपल लेना चाहते हैं, तो इसके लिए ये भी पहले तय करना पड़ेगा कि हम कितने का सैंपल कितना बड़ा लेना चाहते हैं, 200 का, 300 का, 500 का, जितने भी लेना चाहते हैं। पूरी पॉपुलेशन के जितना साइज है, यानी जितने इंडिविजुअल उस पॉपुलेशन में हैं, उसको सैंपल साइज से डिवाइड करते हैं। यानी जितना सैंपल, मान लीजिए 2000 का आपका पूरा पॉपुलेशन है और हम उसमें से 200 का सैंपल लेना चाहते हैं। 2000 लोगों को हमने हाइट के ऑर्डर में लिस्ट कर लिया
फ्रॉम टॉलेस्ट टू शॉर्टेस्ट, और फिर हम उस 2000 को 200 से डिवाइड करेंगे तो वो आया एक 10 नंबर है। इसका मतलब पूरी पॉपुलेशन को हम ऑर्डरली 10-10 के इसमें डिवाइड करें, फर्स्ट 10, सेकंड 10, थर्ड 10, फोर्थ 10 एंड सो ऑन टिल द एंड, लास्ट तक जितने होंगे 2000 में से 10 इस तरह के ग्रुप होंगे। एक पहला ग्रुप होगा रैंक 1 to 10 जो कि टॉलेस्ट होंगे, फिर दूसरा ग्रुप होगा 11 to 20 एंड सो ऑन टिल द एंड। इस तरह से हम उसको कर लेते हैं। तो आवर n इज 10। इसके बाद क्या होता है कि जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें से हम रैंडमली एक एलिमेंट लेंगे, रैंडमली एक, पहले 10 में से कोई सा एक रैंडमली। देखिए रैंडम यहां आ गया इसलिए ही इसका नाम, इसको प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में इंक्लूड किया गया, यानी फर्स्ट एलिमेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम। सपोज वो एलिमेंट आ गया है 6th, क्योंकि पूरे ग्रुप में 10 लोग हैं, हमने रैंडमली सेलेक्ट किया और वो 6th आया, तो हम फिर दूसरा एलिमेंट लेंगे, वो 16th होगा 10 के बाद, तीसरा 26th होगा, चौथा 36th होगा, मानी एवरी 10th हम पूरे उसमें से सेलेक्ट करके चले जाए। इस तरह से जब पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा ग्रुप, सारे 10 ग्रुप, सारे जो ग्रुप्स हो जाएंगे तो हमारे पास 200 का सैंपल आ जाएगा। ये है उसका आइडिया। हर 200 में जैसे मैंने पहले 2000 में से 200 का सैंपल मैंने लिया तो 10 ग्रुप बने, तो हम हर एक में से एक एक लिया। तो इस तरह से हम एक रैंडमली पहला लेंगे, उसका जो सीरियल नंबर होगा उसके बाद 10 10 10 10 करते हुए हम एक एक एलिमेंट लेते जाए। तो इस तरह जो सैंपल बनेगा वो होगा हमारा सिस्टेमेटिक सैंपल। तो ये इसमें आइडिया है। अच्छा, इसमें एक पॉसिबिलिटी और भी है कि मान लीजिए सैंपल आप और बढ़ा लेना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आप वापस आ सकते हैं, यू कैन कम बैक, यानी लास्ट एलिमेंट आपने सेलेक्ट कर दिया, देन यू कैन अगेन कम टू द फर्स्ट एंड सेलेक्ट वन पर्सन एट रैंडम अगेन, एंड फिर उसको सिस्टमेटिक तरीके से ले सकते हो। इस तरह से आप सैंपल साइज बढ़ा भी सकते हो, ये पॉसिबिलिटी इसमें है। तो ये वैसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल एक्चुअली नहीं होता रिसर्च में, इसको बहुत ज्यादा यूज नहीं करते क्योंकि इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, और दूसरी बात यह है कि ये छोटे पॉपुलेशन पे, यानी लिमिटेड पॉपुलेशन जो हो उसी पे ये इस्तेमाल होगा। इनफाइनाइट पे ये प्रैक्टिकल नहीं है, फाइनाइट पॉपुलेशन पर है। नाउ इट्स ए मेथड इन्वॉल्विंग सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम एन ऑर्डर्ड सैंपलिंग फ्रेम। देखिए वो सैंपलिंग फ्रेम है, पूरा ऑर्डर कर दिया हमने उसको। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सिस्टमेटिक सैंपलिंग इज इन विच प्रोग्रेशन थ्रू द लिस्ट इज ट्रीटेड सर्कुलरली। ये मैं सर को बता रहा था कि अगर हम एंड में पहुंच जाए तो कितना है ना, इट इज सर्कुलरली विद ए रिटर्न टू द टॉप, फिर वापस आ सकते हैं। इस तरह से हम इसको अपने सैंपल को पूरा कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ये नहीं है, बहुत कम होता है, लेकिन ये दिस इज वन काइंड of sampling technique included in the list of probability sampling methods. अब सब ये है, नेक्स्ट इज क्लस्टर सैंपलिंग टेक्निक। यहां क्लस्टर का मतलब है एक ग्रुप, एक सब ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन। और जब सेलेक्ट करते हैं पूरे ग्रुप को लेते हैं, तो हम कहते हैं कि ये क्लस्टर को हमने पूरे को सेलेक्ट कर लिया, और इस तरह से एक क्लस्टर एक जगह से, दूसरा क्लस्टर दूसरे जगह से, यानी एंटायर पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू क्लस्टर्स। पहली चीज तो यह है, पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू क्लस्टर्स एंड देन क्लस्टर्स आर रैंडमली सेलेक्टेड। देखिए यहाँ रैंडमली आ गया, तो रैंडम जहां आ जाएगा तो ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आ जाएगा। क्लस्टर्स को रैंडमली सेट करते हैं, ऑल मेंबर्स ऑफ सेलेक्टेड क्लस्टर्स आर इंक्लूडेड इन। तो जितने भी क्लस्टर्स आपने लिए उन सबको मिला
मान लीजिए कोई बड़ी पॉपुलेशन है और उसमें 1000 क्लस्टर्स हैं सब मिला के, तो एक शर्त तो ये है कि सारे क्लस्टर्स होमोजीनियस है, यानी क्लस्टर 1 इज इक्विवेलेंट टू क्लस्टर 2 इन ऑल रेस्पेक्ट, इन ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स बराबर है, एक जैसे है। ऐसा नहीं है कि क्लस्टर 1 इज समहाउ डिफरेंट फ्रॉम क्लस्टर 2 एंड सो ऑन, एक दूसरे से भिन्न नहीं है, सब एक जैसे। तो एक तो पूरी पॉपुलेशन क्लस्टर्स में डिवाइडेड है। फिर मान लीजिए 1000 क्लस्टर्स हैं, तो हमने 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 उनसे 50 रेंडमली हमने 50 क्लस्टर्स ले लिए, एंड दैट बिकम्स आवर सैंपल। तो वो हमारा टोटल सैंपल हुआ। इसके बाद हाँ जी, यही बात है कि ऑल क्लस्टर शुड बी, इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट, अनलाइक स्ट्रेटा। हाँ देखिए स्ट्रेटिफाइड में वर्क क्या है कि स्ट्रेटिफाइड में सारे जो सब ग्रुप्स है जिनको हम स्ट्रेटा कहते हैं वो एक से नहीं होते, होमोजीनियस नहीं होते, हेट्रोजीनियस होते। लेकिन यहाँ जो है ये सारे होमोजीनियस होते हैं। एंड इंडिविजुअल यूनिट जो है, सैंपलिंग यूनिट, यहाँ एक क्लस्टर है, क्योंकि हम पूरा क्लस्टर ही लेते हैं। देखिए हम लोग जब सोशल साइंस में अपने स्पेशली एजुकेशन में रिसर्च करते हैं तो बहुत कम रिसर्च ऐसी होती होगी जिसमें हम रैंडम सैंपलिंग इंडिविजुअल का करते हैं। मोस्टली हम क्या करते हैं कि पूरा ग्रुप लेते हैं, एक पूरी क्लास को अपना टेस्ट एडमिनिस्टर कर देते हैं। हम इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, भले ही मान लीजिए एक क्लास, पर्टिकुलर क्लास है, 6th क्लास का डेटा हमको चाहिए, और मान लीजिए उस स्कूल में 10 6th क्लास के सेक्शंस हैं और हमको एक चाहिए। तो यहां हम क्या कर सकते हैं कि रेंडमली उन 10 में से हम एक क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं। तो रेंडम वहां इन्वॉल्व हो गया, और उस क्लास में जितने बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, उनको एक साथ हमने पूरा टेस्ट जो है वो अपना डेटा कलेक्शन टूल एडमिनिस्टर कर दिया। तो इस तरह से हमने पूरा एक क्लस्टर लिया और रेंडमली सेलेक्ट किया पूरे ग्रुप में। तो ये है इसमें। और अलग अलग स्कूलों से हम इस तरह से क्लस्टर्स लेंगे और उनको कंबाइन कर देंगे, और वो जो है हमारा क्लस्टर सैंपलिंग होगा। और इसको प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हम इसलिए इंक्लूड करते हैं क्योंकि इसमें रैंडमनेस इन्वॉल्व है। हम क्लस्टर्स को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, पूरे ग्रुप को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, इसलिए हम इसको प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक्स में इंक्लूड करते हैं। मल्टी स्टेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी इस्तेमाल होती है हमारे यहाँ। ये एक तरह से क्लस्टर सैंपलिंग की कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, हमें ये कहना चाहिए। और इसमें 2 या उससे ज्यादा स्टेजेस होती हैं, कई स्टेजेस में सैंपलिंग लिया जाता है। देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए हमें यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पर कोई रिसर्च करनी है किसी बड़े रीजन में या बड़ी स्टेट में। मान लीजिए यूपी में ही करना है हमको, तो वहाँ बड़ी स्टेट है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं और एफिलिएटेड टाइप की भी हैं, यूनिटरी भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, बहुत बड़ा सिस्टम है। और वहां से हमने मान लीजिए अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को लेना है, सैंपल लेना है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारे पास यूपी में करीब मेरे ख्याल से काफी लंबा, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, लेकिन अराउंड 25 यूनिवर्सिटीज है और कॉलेजेस का नंबर तो बहुत ज्यादा है, उसका एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं, काफी है, हजारों में कॉलेज। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, वी सेलेक्ट यूनिवर्सिटीज एट रैंडम। देखिए मान लीजिए 25 यूनिवर्सिटीज हैं और हमें डिफरेंट एरियाज को ध्यान में रखते हुए, कुछ वेस्टर्न यूपी से, कुछ ईस्टर्न यूपी से, कुछ मिडिल यूपी से,
इस तरह से पहले फर्स्ट वी सेलेक्ट यूनिवर्सिटीज एट रैंडम। तो मान लीजिए हमने 5 या 6 यूनिवर्सिटी को रेंडमली सेलेक्ट कर लिया, तो एक स्टेज तो पूरी हो गई सर। हमने आइडेंटिफाई कर दिया कि ये 5 या 6 यूनिवर्सिटीज है जिनसे हम अपना डेटा लेंगे, एंड दीज यूनिवर्सिटीज कवर द एंटायर स्टेट, पूरी स्टेट को वो कवर करती है, ये हमने बात। देन within each university we select colleges at random। ये दूसरी स्टेज। फिर हम कॉलेजेस, हम क्योंकि एक एक यूनिवर्सिटी में 500 कॉलेज एफिलिएटेड है, हम सबको नहीं ले सकते, तो इसलिए 2 या 3 कॉलेज मान लीजिए हमने रैंडमली उस यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी से 2-3 कॉलेज सेलेक्ट कर लिए। नाउ वी हैव 15 कॉलेजेस और 20 कॉलेजेस सेलेक्टेड। अब हमने दूसरी स्टेज पूरी कर ली और 20 कॉलेज हमारे पास आ गए। फिर अब हम हर कॉलेज से, क्योंकि पूरे कॉलेज के सबको नहीं लेना चाहते, सिर्फ अंडर ग्रेजुएट, और हर कॉलेज में बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, उनकी अलग अलग क्लासेस हैं, अलग अलग सेक्शंस हैं, तो हर कॉलेज में से हमने एक क्लस्टर या 2 क्लस्टर जितने में चाहिए एट रैंडम फिर सेलेक्ट किया, तीसरी स्टेज। और इस तरह से मान लीजिए हमने हर कॉलेज से 2-2 क्लास ली और हमारे पास करीब 35 क्लासेस, जिसमें हर क्लास में 25, 30 या 40 बच्चे हैं, ये हमारा आ गया। अब फिर भी हमें ऐसा लगता है कि सैंपल अगर सबको ले लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, उतने की जरूरत नहीं है। देन within each class we can select students at random। यानी मान लीजिए हमारे पास कुल मिला के 25 या 30 वो आ गई है क्लासेस, तो उनमें से हम 20-10 स्टूडेंट ले लेंगे तो भी 250-300 का सैंपल हमारा हो जाएगा। तो कितना सैंपल हमें चाहिए ये ध्यान में रखते हुए within each class आप अगेन यू कैन हैव इंडिविजुअल स्टूडेंट्स एट रैंडम, फिर भी उसको आप रैंडमली कर सकते अगर चाहो। नहीं चाहो तो क्लासेस को ही आप सैंपल, पूरे क्लस्टर को ही मान सकते। तो इस तरह से कई स्टेजेस में क्लस्टर सैंपलिंग करके वो फाइनल सैंपल बनता है। तो ये है मल्टी स्टेज सैंपलिंग, और कई बार हम इस्तेमाल करते हैं ये सैंपल। इट इन्वॉल्व डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू एक्सक्लूसिव क्लस्टर्स, यानी पूरे सैंपल को क्लस्टर्स में डिवाइड करते हैं, सेलेक्टिंग 1 or more clusters randomly, then including selected units in this। ये इसका आइडिया है। Now instead of all the elements in the selected clusters, researcher may randomly select elements from each cluster। ये मैंने बताया कि अगर आप पूरी क्लास न लेना चाहें, क्लासेस बड़ी है, मान लीजिए 60 की क्लास है, बल्कि कॉलेजेस में तो और बड़ी बड़ी क्लासेस होती हैं, तो उसमें से आप चाहें हमें तो 20 बच्चे चाहिए इस क्लास में, 20 स्टूडेंट चाहिए, तो यू कैन सेलेक्ट 20 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 60 एट रैंडम। तो ये पॉसिबिलिटी है। सो क्लस्टरिंग इज द फर्स्ट स्टेज एंड सेलेक्टिंग एलिमेंट्स फ्रॉम द क्लस्टर इज सेकंड स्टेज। तो इस तरह से ये स्टेज वाइज हो सकता है। इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ रैंडम, सिंपल रैंडम, स्ट्रेटिफाइड एंड क्लस्टर सैंपलिंग मेथड। यानी एक्चुअली ये एक ऐसा मेथड है जो तीनों को मिलाकर बनता है। अब तक जो हमने डिस्कस किए हैं, सिंपल रैंडम, स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर, सारी चीजें इसमें इस्तेमाल हो जाती है। ये इस तरह का अप्रोच है। ओके, अब हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो 4 है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम आते हैं इंसिडेंटल सैंपलिंग। दिस इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सीडेंटल और कन्वीनियंट सैंपलिंग। देखिए ऐसा क्यों है? क्योंकि we select those individuals, we include those individuals in our sample who are conveniently available, आसानी से जो मिल जाते हैं, those who are
विलिंगली कोऑपरेटिव, जो कोऑपरेट कर रहे हैं उनको हम ले लेते हैं। तो इस तरह का जो सैंपल है उसमें रेंडमनेस कहीं नहीं, उसमें तो ये है हम लोग, अच्छा यही मेथड है जो हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं अपनी रिसर्च में। स्टूडेंट जो रिसर्च स्कॉलर है वो क्या करता है, एक इंस्टीट्यूशन में जाएगा, वहाँ के जो हेड है, प्रिंसिपल है या जो भी है, उनसे मुलाकात करेगा, उनसे पूछेगा, साहब उनको अपनी प्रॉब्लम बताएगा, साहब हमें एक अंडर ग्रेजुएट क्लास का डेटा लेना है, बीए का। तो जो क्लास उस वक्त खाली होगी वो आपको अलॉट कर दी जाएगी, चाहिए साहब ये क्लास है, इसमें आपको। तो ये कन्वीनियंटली अवेलेबल की बात होगी। और हमारे यहाँ सोशल साइंसेज में ज्यादातर रिसर्च जो होती है वो इसी मेथड से होती है, ज्यादातर सैंपल कन्वीनियंट मेथड होता है, कहीं रेंडमनेस नहीं होती। और 70% थीसिस में अगर आप देखें तो लिखा हुआ द इन्वेस्टिगेटर सेलेक्टेड हिज सैंपल बाय फॉलोइंग रैंडम सैंपलिंग मेथड, ये लिखा होता, जबकि कहीं भी रैंडम सैंपलिंग नहीं होता। अच्छा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कन्वीनियंट सैंपल या जो इंसिडेंटल सैंपलिंग है ये भी रिप्रेजेंटेटिव सैंपल देती है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ केयरफुली इट हैज बीन यूज्ड, कितना केयरफुली इसे इस्तेमाल किया गया है, तो इस पर डिपेंड करता है। अच्छे सैंपल्स तो मिलते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। नाउ this is the easiest method of sampling in which conveniently or readily available willing and cooperative participants are included। ये इसकी खास बात है, जो तैयार है, जो कोऑपरेट कर रहे हैं, उन्हीं को हम लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, किसी इंस्टीट्यूशन में गए और वहाँ के जो हेड है वहाँ के, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, मना कर, नहीं साहब हम नहीं टाइम दे पाएंगे और हमें कोर्स पूरे करने हैं या कोई और करना है या किसी और इंस्टीट्यूशन में जाना है। तो कोऑपरेट करना भी बहुत जरूरी है, आसानी से अवेलेबल हो, कोऑपरेटिव हो, ये भी है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, इसमें कुछ बायस भी आ जाता है। ये कुछ बुक्स में ये लिखा मिलता है कि देखिए, जो अपनी मर्जी से कोऑपरेट करते हैं और जो नहीं कोऑपरेट करना चाहते, वो दोनों दो अलग अलग पॉपुलेशन हो जाती है एक्चुअली। और ये माना जाता है कि जो कोऑपरेट करते हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम दोज हु डोंट। इस तरह से थोड़ा सा उसमें बायस इंक्लूड हो जाता है, because those who volunteer may be different from those who don't. So willingness unwillingness factor may introduce bias in this. तो इसमें ये पॉसिबल है। तो मोस्ट रिसर्च इन सोशल साइंस इज बेस्ड ऑन दिस अप्रोच ओनली। ज्यादातर सोशल साइंस में इस तरह से होता है। लेकिन ये है कि बायस को कम करने का एक तरीका ये है कि रेंडमनेस तो यूज कर नहीं सकते इसमें, क्योंकि ये तो इंसिडेंटल सैंपलिंग है। लेकिन जितना बड़ा सैंपल हम लेंगे उतना ही वो रिप्रेजेंटेटिव होगा, उतना ही अनबायस्ड होगा। तो जब भी हम इंसिडेंटल सैंपलिंग इस्तेमाल करें तो इसका ध्यान रखें कि सैंपल छोटा नहीं होना चाहिए, सैंपल बड़ा होना चाहिए। चलिए साहब, नेक्स्ट इज कोटा सैंपलिंग। देखिए, ये इसको अगर हम स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग से कंपेयर करें तो दोनों में जो फर्क है उससे बात साफ हो जाएगी। इसमें भी जो पॉपुलेशन है हमारी, दैट पॉपुलेशन इज समहाउ हेट्रोजीनियस इन टर्म्स ऑफ सम वेरिएबल। किसी वेरिएबल पे ये होमोजीनियस नहीं है। जैसे हमने सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का एग्जांपल दिया था कि हम पूरे पॉपुलेशन को अपर, मिडिल और लोअर एससीएस ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं और हर ग्रुप को हम कहेंगे स्ट्रेटम। ऐसे यहां भी है, यहां भी ग्रुप्स में डिवाइड होती है तीनों। और स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में हम हर ग्रुप से, हर स्ट्रेटम से रेंडमली सब सैंपल सेलेक्ट करते हैं
इसमें ये रेंडमनेस नहीं है, बस ये फर्क है। पॉपुलेशन इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सम वेरिएबल इनटू सब पॉपुलेशन। हम ये कहें कि पॉपुलेशन सब पॉपुलेशन में डिवाइडेड है, उनका प्रोपोर्शन भी हमें पता है कौन सा कितना है। नाउ पहली चीज ये है, डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू एक्सक्लूसिव सब ग्रुप्स बेस्ड ऑन वन और मोर वेरिएबल एंड देन फाइंड देयर प्रोपोर्शंस इन द पॉपुलेशन। कितने प्रोपोर्शंस में है, तो ये मेन चीज है। पहले डिवाइड करिए, देन सेलेक्ट द सब्जेक्ट्स फ्रॉम वेरियस सब ग्रुप्स इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। अगेन ऑप्शनल। ये भी कहा है कि प्रोपोर्शन होना जरूरी नहीं है, लेकिन प्रोपोर्शन हो तो अच्छा है, ये भी मानते हैं। जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर प्रोपोर्शनल हो तो हो जाता है। दिस एंश्योर्स दैट सैंपल इज रिप्रेजेंटेटिव एंड अलाउज द स्टडी ऑफ सम अदर ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। देखिए फर्क कहाँ है, कोटा सैंपलिंग और स्ट्रेटिफाइड में फर्क वहां है। स्ट्रेटिफाइड में हर सब पॉपुलेशन से जो सब सैंपल हम लेते हैं वो रैंडमली सेलेक्ट करते हैं। यहां रैंडमली सेलेक्ट करना जरूरी नहीं है, इसमें हम इंसिडेंटल या कन्वीनियंट मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। हर ग्रुप से हम जो भी कोऑपरेटिव हो, जो भी विलिंग हो, उनको हम ले लें और बस ये देख लें कि करीब करीब जो साइज है सब पॉपुलेशन का उसके प्रोपोर्शन में वो रहे। तो इस तरह से हम बस ये स्ट्रेटिफाइड रैंडम और कोटा सैंपलिंग में ये बेसिक फर्क यही है कि दोनों में सब ग्रुप तो होते हैं, दोनों पॉपुलेशन होमोजीनियस नहीं है, किसी न किसी वेरिएबल को डिवाइडेड है। इवन बहुत सिंपल सी बात है, मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूशन में 5000 स्टूडेंट्स हैं जिसमें 4000 बॉयज हैं और 1000 गर्ल्स, तो ये भी अपने आप में स्ट्रेटिफिकेशन हो गया। दो स्ट्रेटम हो गए, एक बॉयज का एक गर्ल्स का। और जब हम इससे किसी भी पर्पज के लिए सैंपल लेंगे तो हम ये ध्यान रखेंगे कि सैंपल में जो दोनों का रिप्रेजेंटेशन है वो 4:1 हो और उसको हम रेंडमली ना लें, कन्वीनियंटली लें या कोऑपरेटिव में उनको लें। तो इस तरह से ये कोटा सैंपल मिलती है। यानी कोटा का मतलब ही है कि वो हर सेक्शन प्रॉपरली रिप्रेजेंटेशन को ले। चलिए कोटा सैंपलिंग। नाउ इसके बाद है पर्पसिव सैंपलिंग। ये भी दिस इज ऑल्सो ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल। इसके भी अलग अलग कई नाम है, जजमेंटल सैंपल भी कहते हैं इसको, सेलेक्टिव सैंपल भी कहते हैं, सब्जेक्टिव भी कहते हैं। एंड दिस इज यूज्ड व्हेन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पॉपुलेशन नीड टू बी स्टडीड। इसकी जरूरत जब पड़ती है कि जब हमें किसी पॉपुलेशन की खास कैरेक्टरिस्टिक को करना होता है, यानी जब टिपिकल केसेस हमें चाहिए होते। दिस टाइप ऑफ सैंपलिंग कैन बी very useful in situations when you need to reach a targeted sample quickly and where sampling for proportionality is not the main concern. यानी proportionality या concern नहीं है। यानी typical cases आप जैसे मान लीजिए कोई रिसर्च करना चाहता है ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप चिल्ड्रन, यानी जो बच्चे विकलांग है, वो है फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उन पे काम करना चाहता है कोई। तो अब इसमें रैंडम सैंपलिंग नहीं चलेगी, ऑब्वियसली रैंडम नहीं हो सकता है। इसमें क्या होगा कि मुश्किल से एक इंस्टीट्यूशन में आपको एक दो तीन बच्चे एक दो मिलेंगे, ज्यादा नहीं। तो सिर्फ उन्हीं को पहले आप इंस्टीट्यूशन में जाएंगे और मालूम करेंगे कि साहब आपके स्कूल में ऑर्थोपेडिकली हैंडिकैप्ड बच्चे हैं,
स्कूल वाले इंफॉर्मेशन दे देंगे, हाँ साहब 2 बच्चे हैं, एक फला क्लास में। तो सिर्फ वही आप ध्यान देंगे, फिर दूसरा इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, फिर तीसरे में जाएंगे, एंड सो ऑन। और इस तरह से जब तक आपका सैंपल पूरा ना हो तब तक आप इंस्टीट्यूशन में घूमते रहे। तो इस तरह का जो सैंपल होता है उसको पर्पसिव सैंपलिंग कहते हैं। इसका नाम भी ये बताता है, purposive sampling means a sample which serves the purpose of our research। क्योंकि हमारी रिसर्च ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड पर है, तो उस पर्पस को जो भी सर्व करेगा वो हमारे सैंपल का पार्ट होगा। सिमिलरली अगर आप कोई रिसर्च करना चाहें स्टूडेंट लीडर्स पर, मान लीजिए स्टूडेंट लीडर्स पर आप रिसर्च करना चाहते हैं, तो अब वहां रैंडमनेस नहीं चलेगी, क्लस्टरिंग भी नहीं चलेगा, कुछ नहीं। वहां क्या होगा, एक इंस्टीट्यूशन में 1 2 3 लोग मिलेंगे, 2 3 जो जो स्टूडेंट लीडरशिप में इन्वॉल्व होते हैं, स्टूडेंट यूनियन में बहुत इन्वॉल्व होते हैं, जो उसमें एक्टिव होते हैं, उन्हीं को 2 3 लोगों को आप सेलेक्ट करेंगे। एक इंस्टीट्यूशन को वही 3 4 लोग आपको मिलेंगे, दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाएंगे फिर वही 3 4 लोग आपको मिलेंगे। तो इस तरह से जो टिपिकल केसेस है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट विजुअली हैंडीकैप पर रिसर्च करते हैं, वो क्या करते हैं, वो उन्हीं स्कूलों में चले जाते हैं सीधे जो स्कूल स्पेशली फॉर विजुअली हैंडीकैप के लिए होते हैं, और उन्हीं से डेटा कलेक्ट कर चले जाते हैं। तो इस तरह की जो सैंपलिंग है ये पर्पसिव सैंपलिंग है, जहां हमें टिपिकल केसेस लेने होते हैं, एक्सट्रीम केसेस जो होते हैं या कहिए डेविएंट केसेस होते हैं। अगर आपको रिसर्च करनी है उन पर जो जुवेनाइल डेलिक्वेंट बच्चे होते हैं, तो उनके लिए क्या करेंगे, हम जुवेनाइल होम्स में चले जाएंगे सीधे, जहां उनको रखा जाता है, और वहां जाकर हम इस डेटा कलेक्ट करें। तो ऐसे जो केसेस हैं उनको कहते हैं पर्पसिव सैंपलिंग टेक्निक। तो ये हमारी जो रिसर्च है उसका पर्पस जो सॉल्व करता है वो होता है। चलिए, ये स्नोबॉल सैंपलिंग, ये इसमें लास्ट है। देखिए, स्नोबॉल सैंपलिंग का एग्जाम्पल देखिए, हम कई बार क्या होता है, हमारे मोबाइल पे मैसेज आया करते हैं कुछ, और उसमें ये लिखा रहता है कि साहब ये मैसेज आप 10 लोगों को भेजिए। तो उसमें क्या होगा कि एक आदमी ने 10 को भेज दिया, फिर उन्होंने दूसरे 10 को भेज दिया, फिर इस तरह से ये जो मेथड है कलेक्शन का, ये है स्नोबॉल अप्रोच एक्चुअली। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन सोशल साइंसेज व्हाइल इन्वेस्टिगेटिंग हार्ड टू रीच ग्रुप्स। हार्ड टू रीच जो ग्रुप्स मुश्किल से मिलते हैं उनके लिए ये होता है। जैसे मान लीजिए जो लोग अल्कोहलिक है, नशा करते हैं, उन पर रिसर्च करना चाहते हैं किसी तरह। तो अब इसमें मुश्किल है, इसमें कोई रैंडमनेस भी नहीं चलेगी, कोई इंस्टीट्यूशन भी ऐसा नहीं है जहां सब वही लोग मिले। इसमें क्या टेक्निक होगी कि हम एक को किसी तरह ढूंढ लेंगे, एक आदमी को जो नशा करता है, उससे कहेंगे भाई तुम और के नाम बताओ। उसने 3 नाम बता दिए, 3 लोग और आ गए, इसमें शामिल हो गए। वो 3 नए आए, उनसे भी कहा भाई आप भी बताओ 2 3 नाम, एंड सो ऑन। इस तरह से जो ग्रुप इकट्ठा होगा, इस तरह जो अल्टीमेटली जो सैंपल बन जाएगा, उसको हम सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग मेथड कहते हैं। तो ये है उसका तरीका, और ये तब यूज होता है जब बहुत ही बहुत स्पेसिफिक ग्रुप आपको लेना हो जो बहुत इजीली अवेलेबल नहीं है। नाउ existing subjects are asked to nominate further subjects known to them, so the sample increases in size like a rolling snowball। यानी होता क्या है कि स्नोबॉल को जब लुढ़का देते हैं तो उसमें स्नो जो है वो चिपटती जाती है, और बर्फ चिपटती जाती है, इस तरह से ये है।
जैसे लिक्वर कंज्यूमर्स का ये मैं एग्जांपल दे चुका, और ये ही उसका उसका तरीका है, यानी स्नोबॉल टेक्निक का, कि हम कुछ लोगों पहले ले लेते हैं, तो उन्हीं की मदद से फिर बाकी जो सैंपल है हमारा मिल जाता है, और जितना हमें चाहिए उतनी देर तक उसको आगे चलाते जाते हैं। तो ये स्नोबॉल सैंपलिंग है। एजुकेशन में तो बहुत कम इसको हमने देखा, किसी ने इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन कुछ फील्ड्स में ये जरूर यूज होता होगा। इसके बाद कुछ और बातें इसके बारे में, सैंपलिंग के बारे में। एक तो ये क्लस्टर स्ट्रेटिफाइड कोटा सैंपलिंग इन्वॉल्व डिवाइडिंग दी पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तीनों तरह की सैंपल है, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर सैंपलिंग एंड कोटा सैंपलिंग, तीनों में ही क्लस्टरिंग है, ग्रुप्स में डिवीजन है, फिर भी ये तीनों अलग है। इन क्लस्टर सैंपलिंग ऑल क्लस्टर्स आर होमोजेनियस, सारे क्लस्टर एक जैसे हैं, यानी पूरी पॉपुलेशन को ग्रुप्स में बांट दिया, लेकिन ग्रुप्स एक दूसरे से डिफरेंट नहीं, और हर ग्रुप को हम कहते हैं ये सैंपलिंग यूनिट है। हम ग्रुप्स को ले लेते हैं, उनको कंबाइन करते हैं। स्ट्रेटिफाइड और कोटा में क्या है, ईच स्टेटम इज होमोजेनियस अपने आप में, बट डिफरेंट फ्रॉम अदर। ये देखिए, स्ट्रेटिफाइड और कोटा सैंपल में जो ग्रुप्स होते हैं, जो सब ग्रुप होते हैं, हर ग्रुप अपने आप में तो होमोजीनियस है, एक ग्रुप में सारे एक जैसे हैं, लेकिन दूसरे ग्रुप से अलग है। तो इस तरह से इंडिविजुअल विद इन स्टेटा फॉर्म सैंपलिंग यूनिट। एक स्टेटा में जो लोग हैं उनको हर स्टेटम से हम सब सैंपल लेते हैं। स्ट्रेटिफाइड के केस में रेंडमली लेते हैं, कोटा के केस में नॉन रैंडम। तो उसमें इस तरह से है। ये कुछ इसकी दोनों को मतलब डिफरेंशिएट करने के लिए ये कुछ खास बातें इसमें थी। ये हम बता चुके। इन कोटा सैंपलिंग इंडिविजुअल्स आर ड्रॉन नॉट एट रैंडम बट बाय कन्वीनियंट सैंपलिंग, ये बात कर चुके हम। The condition of proportionality in both stratified and quota sampling is a convention, not a rule. ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रोपोर्शनल होना आवश्यक नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो, और ये कहते हैं प्रोपोर्शनल हो तो अच्छा है, तो बेटर है। Most researchers use various methods in combination. एक बात और, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, ऐसा ये नहीं है कि हम अपनी रिसर्च में सिर्फ सैंपलिंग का एक ही टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ए रिसर्चर कैन यूज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स, और उसमें क्या होता है कि मेन चीज है कि रिप्रेजेंटेटिवनेस होना चाहिए और एडिक्वेसी होना चाहिए। So long as the criteria of representativeness and adequacy are met, there is no problem. Mixed method में कोई दिक्कत नहीं। तो ये सोचना कि भाई एक ही मेथड यूज करेंगे, दूसरा नहीं यूज कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई सा मेथड और कंबाइन करके भी आप यूज कर सकते हो। एक स्टेज पे आप रैंडम कर सकते हो, दूसरे स्टेज पे आप कन्वीनियंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक स्टेज में आप प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कर सकते हो, दूसरे में नॉन प्रोबेबिलिटी कर सकते हो, और कंबाइन करके सैंपल बना सकते हो। शर्त यह है कि सैंपल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। वंस रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ द सैंपल इज अचीव्ड, इट हार्डली मैटर्स एज टू विच मेथड हैज बीन यूज्ड। कौन सी टेक्निक इस्तेमाल हुई ये मायने नहीं रखती, अगर हमने रिप्रेजेंटेटिवनेस का जो क्राइटेरियन है उसको फुलफिल कर लिया है। कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज हैं। इन मोस्ट सोशल साइंस रिसर्च रैंडम सिलेक्शन इज नॉट पॉसिबल, ये हमको समझना चाहिए। हो सकता है कुछ में हो, इसलिए हमने लिखा इन मोस्ट सोशल साइंस रिसर्च
random selection is not possible. Researchers mostly use either simple convenient sampling और multi-stage convenient sampling. ज्यादातर हम लोग ये करते हैं, या तो conveniently जो मिलते हैं उनको ले लेते हैं, या उनको भी हम stages में कर लेते हैं. The possibility of random selection and size of the sample depend on nature of population under study. देखिए, हम रैंडम सिलेक्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या कितने साइज का हम सैंपल सेलेक्ट कर सकते हैं, ये पॉपुलेशन की नेचर पर डिपेंड करता है. जैसे मान लीजिए, जैसे स्टूडेंट लीडर्स की बात है, कितने मिलेंगे आपको, उसके साइज पे भी डिपेंड करता है आप कितना बड़ा साइज ले सकते हैं. अगर आप एक स्टेट में ही स्टूडेंट लीडर देखना चाहें तो आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे, बहुत बड़ा ज्यादा बहुत मिलेंगे तो आप 100 ढूंढ लोगे, लेकिन 100 का सैंपल बहुत बड़ा नहीं होता. तो इसलिए ये इस पर डिपेंड करता है कि उसकी नेचर क्या है. नाउ स्मॉलर सैंपल्स में वर्क इफ एक्सटर्नियस फैक्टर्स आर इफेक्टिवली कंट्रोल्ड. देखिए, ये एक बात है, छोटे सैंपल से काम चलेगा बशर्ते जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनको इफेक्टिवली आप कंट्रोल करें, यानी सिलेक्शन आप ठीक से करें, और तो उससे छोटे सैंपल से भी काम चल जाता है. एज लॉन्ग एज रिप्रेजेंटेटिवनेस इज इंश्योर्ड, रिसर्चर इज फ्री टू यूज एनी मेथड और ए मिक्स्ड मेथड ऑफ सैंपलिंग. मेन बात यह है कि जो सैंपल आपका है जिससे आप अपनी रिसर्च करना चाहते हैं वो पॉपुलेशन को ठीक तरह से रिप्रेजेंट करे. कोई सा मेथड हो, मिक्स्ड मेथड हो, कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. और इसके साथ ही ये सैंपल का डिस्कशन खत्म होता है. हाँ, धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार कि सैंपल और सैम्पलिंग टेक्निक से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, जो रिलेटेड आपने इजी टू अंडरस्टैंड उसे बनाया और हमारे लिए उस अपने ज्ञान को हमारे साथ साझा किया. उसके लिए मैं हमारे शिक्षण अधिगम केंद्र श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ. बहुत बहुत थैंक यू.